अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1340 का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे अकाउंटिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे पास से एग्जांपल जो गिवन थी वो भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उन एग्जांपल्स में हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पढ़ा था ये देखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इसका ओवरव्यू लिया था और इस 3 एग्जाम्पल के ज़रिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है हमारी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, आज का जो एग्जांपल नंबर 4 हमने स्टार्ट करनी है, इसमें हमारे पास 2 नई चीज़ें आएंगी जिसमें हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तरीके से बनाई जाती है और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, पेज नंबर 36 में हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास गिवन है जिसमें लिखा हुआ है रूही ट्रेडर्स कीप्स हिज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे पास गिवन होता है ना, ये इसकी बहुत बड़ी निशानी होती है कि जब हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम से की वजह से कोई डाटा गिवन होता है तो फिर हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम जब मेंशन कर दिया जाता है तो इससे भी मतलब आगे रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले भी हमें पता चल जाता है कि अब हमने इस डाटा से क्या करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि रूही ट्रेडर्स हैं, वो अपना जो बिज़नेस है, बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड वांट्स टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ हिज बिज़नेस, और अब वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने बिज़नेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट फाइंड आउट करवाना चाहते हैं कि मतलब साल में पूरा उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, he provides the following data as on 31st December 2020 and 31st December 2021 of his business। ठीक है, अब वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, अब चूँकि वो जानना चाहते हैं कि पूरे साल में उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, जब वो ये जानना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो उन्हें अब याद नहीं है कि उन्होंने जब से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उनका ओपनिंग कैपिटल क्या था और क्लोजिंग कैपिटल क्या था, ये दोनों चीज़ें उन्हें याद नहीं है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि हमें अपना ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड भी कैपिटल से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कर दिया और क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें डायरेक्ट अपना ना ओपनिंग कैपिटल बताया और ना ही क्लोजिंग कैपिटल बताया, बल्कि क्या किया उनको मतलब डायरेक्ट बताने के बजाय उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया कि अब हम खुद फाइंड करें कि ओपनिंग कैपिटल इसका क्या था और क्लोजिंग कैपिटल इसका क्या था। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, वो चीज़ होती है जो मालिक अपने कारोबार को चलाने के लिए अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है, पैसा लेके आता है जिससे वो अपने कारोबार का आगाज़ करता है। ठीक है, तो हमारे पास डाटा गिवन है एज ऑन 31st दिसंबर 2020। कैश इन हैंड है हमारे पास, यानी कि जो रूही ट्रेडर्स हैं उनके पास से 25,000 का कैश था। कैश एंड बैंक ₹40,000। अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स है उनके पास 70,000। स्टॉक है उनके पास 65,000। लैंड है, बिल्डिंग है 3 लाख की। ऑफिस फर्नीचर है उनके पास 1,50,000 का। ऑफिस इक्विपमेंट है उनके पास 80,000 की। और अकाउंट पेबल्स हैं ₹95,000 के। बिल पेबल्स हैं ₹3,000 के। ठीक है, ये उसके पास, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास दो डाटा एक जैसे दोनों डाटा गिवन है। ठीक है, लेकिन ये डाटा देखें ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने उसका वो फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या फाइंड करके देना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके देना है। लेकिन जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है सिंगल एंट्री सिस्टम से का जो डाटा होता है, यानी कि ऐसा डाटा जिसकी बुनियाद सिंगल एंट्री सिस्टम होती है, उससे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है तो हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन सी दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना ज़रूरी होता है, एक हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ड्राइंग्स वगैरह गिवन हो या एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल गिवन हो तो वो और चीज़ है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होती। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप देखें
ओपनिंग कैपिटल कौन सा होगा, ठीक है, वो डाटा मतलब वो टाइम पीरियड जो जल्दी स्टार्ट होता है, जो पहले होता है वो हमारा ओपनिंग का डाटा, ओपनिंग डाटा होता है। और जो टाइम पीरियड जो ईयर बाद में आता है वो हमारा क्लोजिंग होता है। अब ये देखें 2020 है, 2021 है, तो अगर ये जो 2020 का 2020 लिखा हुआ है, यानी ये जो डाटा हमारे पास गिवन है ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए डाटा गिवन है, और ये 2021 का जो डाटा गिवन है ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए डाटा गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद देखें इसमें हमने ये दोनों चीज़ें तो फाइंड करना बहुत आसान है और हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था, लेकिन इसमें एक और नई चीज़ है, हमारे पास क्या है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, ठीक है। इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, इसे एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लेक्चर जब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हमें एडजस्टमेंट बेसिकली गिवन क्यों होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने डाटा के अंदर मेंशन नहीं कर पाते, तो फिर जो होता है राइटर होता है या वो शख्स होता है, तो वो हमें एक अलग से एडिशनल एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से कुछ पॉइंट्स बता देता है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स हमने क्या करने होती हैं, जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके अंदर हमने क्या करना होता है, इन्हें भी फिलअप करना होता है। तो ये हमारे पास ओपनिंग डाटा गिवन है और ये हमारे पास क्लोजिंग डाटा गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है, जिस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये दोनों अपनी स्टेटमेंट बनाने हैं, लेकिन बस हम इसको बैलेंस शीट के अलावा स्टेटमेंट का नाम देंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम देंगे, ठीक है। पहले हम जब अपना कैपिटल वगैरह फाइंड करते थे, अपना बैलेंस फाइंड करते थे, तो हम बैलेंस शीट बनाते थे। इस बार हमने क्या करना है, बनानी वही है, लेकिन बस उसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है 5%, ठीक है। डेप्रिसिएशन हुई है 5%, 15% डेप्रिसिएशन हुई है ऑफिस फर्नीचर के ऊपर, और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है। इस चार्ज एनुअली ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है ना, यानी कि ये डेप्रिसिएशन जो हमने लगानी है ये हमने क्या करनी है, एनुअली यानी कि पूरे साल के हिसाब से लगानी है और उसके ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगानी है, ठीक है। ये साथ उन्होंने मेंशन कर दिया है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर रूही ट्रेडर्स विड्रू रुपीज़ 1,58,000 एंड इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,12,000 इनटू हिज बिजनेस, ठीक है। यानी कि जो रूही ट्रेडर्स हैं उन्होंने किया है पूरे साल के दौरान अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद 1,58,000 की जो रकम है विड्रॉ कर ली थी। विड्रॉ का मतलब विड्रॉ क्यों की जाती है, विड्रॉ की जाती है यानी कि ड्राइंग्स की हैं, इसमें ड्राइंग्स कर मतलब जो रूही ट्रेडर्स हैं, ड्राइंग्स क्यों की जाती हैं कि मालिक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने कारोबार से हमेशा कोई ना कोई रकम निकलवाता रहता है। तो ऐसी रकम जो मालिक अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, यानी कि वो शख्स जिसने कारोबार को ठीक है, जिसने अपने कारोबार को स्टार्ट किया होता है ना, वो अपने डेली अखराजात पूरे करने के लिए अपने कारोबार से कोई ना कोई रकम या कोई ना कोई चीज़ निकलवाता रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने कारोबार से जो चीज़ निकलवाए वो रकम की सूरत में हो, कैश फॉर्म में हो, ठीक है। वो कोई चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक शॉप पर काम करता है तो वो क्या करेगा, उस शॉप से रिलेटेड अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो अपनी शॉप से निकालेगा। तो ड्राइंग्स हमेशा कैश की फॉर्म में नहीं होती बल्कि ये चीज़ों की फॉर्म में भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर उस शख्स का फर्नीचर का बिजनेस है और उससे अपने घर में फर्नीचर चाहिए तो वो अपने कारोबार से फर्नीचर की ड्राइंग्स कर सकता है, ठीक है। अगर उसका जो बिज़नेस है वो बाइक से रिलेटेड है और उसको अपने ज़रूरी अपने इस्तेमाल के लिए बाइक की ज़रूरत है, वो अपने कारोबार से अपनी बाइक निकाल सकता है। तो इस तरह जो मालिक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारोबार से कोई भी चीज़ निकालता है, चाहे वो कैश हो या कोई दूसरी चीज़ हो, तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। विड्रॉ भी क्या होता है, ड्राइंग्स को ही कहा जाता है, ठीक है। और इन्वेस्टेड किसको कहा जाता है, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने की है, उसने ओपनिंग कैपिटल के जरिए अपने कारोबार को शुरू तो किया था, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल अभी हमारे पास डाटा गिवन है, हमने फाइंड नहीं किया कि हमारे पास कितना था ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के जरिए उसने अपने कारोबार का आगाज़ किया। साल के दौरान उसने क्या 1,58,000 के अपने कोई भी किसी भी मकसद के लिए उसने अपने कारोबार से 1,58,000 की रकम उसने निकाल ली है। उसके बाद क्या हुआ, उसने 1,12,000 रुपये की रकम मज़ीद इन्वेस्ट कर दी थी, ठीक है। ये सारा करने के बाद साल गुजर जाने के बाद उसका अब इस टाइम जो 2021 में जो कैपिटल उसका मौजूद है वो इतना कैपिटल मौजूद है, ठीक है। अभी ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट नहीं की हुई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब उसको बताना है कि उसको रिक्वायरमेंट में हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31
December 2020 and as on 31st December 2021 टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में हमें कहा जा रहा है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं 2020 की और 2021 की, ताकि हम अपने ताकि कैपिटल्स मालूम किए जा सकें। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पीरियड। उसके बाद हमने 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस भी बताना है कि उसको पूरे साल में क्या हुआ है, यानी कि 2020 से जब उसने अपने कारोबार का आगाज़ किया तो 2021 तक उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी हमने बताना है। ठीक है, हमने असल में बतानी इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, लेकिन हमारे पास दोनों चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम ये दोनों चीज़ें पहले फाइंड करेंगे और फिर ही हम अपनी स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बना सकेंगे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कभी भी ओपनिंग डाटा से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक़ करंट ईयर से होता है, जो कि करंट ईयर है हमारा 2021 है। क्योंकि करंट ईयर 2021 कैसे, क्योंकि ये देखें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं वो हम 2021 के बना रहे हैं, यानी कि हमारा जो करंट ईयर है वो 2021 की है। तो ये जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन होती है ना, इनका हमेशा ताल्लुक करंट ईयर से होता है, ना कि प्रीवियस ईयर से होता है। तो इस एडजस्टमेंट्स का जो ताल्लुक होगा वो 2021 से होगा, 2020 के डाटा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसका न्यूमेरिकली सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे डाटा के अंदर जो नेम मेंशन होता है वो हम अपनी फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है रूही ट्रेडर्स, तो रूही ट्रेडर्स का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमेशा हम नेम मेंशन करते हैं जो हमारे डाटा में गिवन होता है। सेकंड लाइन में हम वो उस अकाउंट का नाम मेंशन करते हैं जो अकाउंट हम बनाने लगे हैं। तो इस टाइम हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि सबसे पहले हम बनाने लगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम नहीं देना, बल्कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना होता है। जो हम नीचे डेट मेंशन करते हैं उससे खुद ब खुद पता चल जाता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग में हम सिर्फ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने लिख दिया। अब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, तो अब हम उसकी डेट मेंशन करेंगे कि अब हम कौन से बना रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए हम लिखते हैं एज ऑन। ठीक है, एज ऑन आपने लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है एज ऑन। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2020 ये आपने डेट मेंशन कर देनी है। इन तीनों को फिलअप करने के बाद आपने इस तरीके से एक अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। ये अकाउंट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है। इसके इस साइड पे डेबिट साइड पे हम अपने एसेट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे अपनी लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो इस साइड पे हम क्या अपने मेंशन करते हैं, अपने एसेट्स मेंशन करते हैं, जिस तरह बैलेंस शीट में करते थे, एसेट्स अमाउंट, और यहाँ पे हम अपनी लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे डाटा में हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास पहले लिखा हुआ है जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, हमारा एसिड होता है। कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ठीक है, कैश हमारे पास मौजूद हो या हमारे बैंक में मौजूद हो, ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड, यानी कि जितना भी हमारे डाटा के अंदर एसिड्स गिवन है उन्हें इस कॉलम में लिख देना, और जितने हमारे पास लाइबिलिटीज़ वगैरह गिवन है वो हमने इस कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो कैश इन हैंड सबसे पहले ऊपर लिख देंगे। फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड, इसकी वैल्यू हमारे पास 25,000। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड पे हमारे पास लिखा हुआ है कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसिड होता है। कैश एट बैंक की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 40,000। उसके बाद देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, तो इसको मेंशन करेंगे अकाउंट। ठीक है, A/C भी लिख सकते हैं और इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास 70,000, इस वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या स्टॉक गिवन है। स्टॉक हमारा हमेशा क्या होता है, एसिड होता है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 65,000। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास आगे से फिक्स ये जो हमारे होते हैं ना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अकाउंट रिसीवेबल्स, इनको ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ना ये हमारे करंट एसिड होते हैं। हमेशा ऊपर करंट एसिड लिखे जाते हैं, एसिड्स के कॉलम के अंदर भी सबसे पहले करंट एसिड लिखे जाते हैं और फिर जो हमारे फिक्स एसिड होते हैं उन्हें लिखा जाता है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में ऊपर करंट एसिड लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो फिक्स एसिड्स होते हैं उन्हें लिखा जाता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल्स, ये हमारे क्या थे, करंट एसिड्स है। ठीक है, इनको मैंने ऊपर लिख दिया। अब हमारे कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, अब हमारे फिक्स एसिड्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे नीचे आप अपने फिक्स एसिड्स को लिखेंगे। ठीक है, फिक्स एसिड्स कौन से होते हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये हमारे फिक्स एसिड होते हैं। ठीक है, अब हमने अपने फिक्स एसिड स्टार्ट करना है। अब फिक्स एसिड्स की हेडिंग देने के बाद लिख लिया करें या डायरेक्ट एक ही कॉलम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इसकी क्या है वैल्यू, हमारे पास 3 लाख, ये लिख दें। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ऑफिस फर्नीचर, ये भी हमारा फिक्स एसिड होता है। 1,50,000। उसके अलावा हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या गिवन है, 80,000। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख देना है। अब हमारे पास क्या दो चीज़ें रह गई, एक हमारे पास रह गए अकाउंट पेएबल्स और एक हमारे पास रह गए बिल्स पेएबल। जिस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसिड होता है, इसी तरीके से अकाउंट पेएबल्स हमारा क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है और ये हमारी कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसिड है और करंट एसिड है। इसी तरह अकाउंट पेएबल्स हमारा क्या है, लाइबिलिटी है और इस लाइबिलिटी को क्या कहा जाता है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हमने लिखना है अकाउंट पेएबल्स। अकाउंट पेएबल्स हमारे पास है 95,000 और फिर हमारे पास बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिल रिसीवेबल्स जो होते हैं वो हमारे एसिड्स होते हैं, तो बिल पेबल्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, बिल पेबल्स। बिल पेबल्स हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, ये हमारी 30,000 से इसको मेंशन कर देना और यहाँ पे हमारे जितना भी ओपनिंग डाटा गिवन था हमने सारा लिख लिया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से किया जाता है कि अपने डेबिट साइड का भी टोटल ले लेना और क्रेडिट साइड का भी टोटल ले लेना है। ठीक है, यानी आपने अपनी एसेट साइड का भी टोटल ले लेना और अपनी लाइबिलिटी साइड का भी टोटल ले लेना। जिस साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आता है उसी साइड का टोटल हमेशा दोनों तरफ मैंशन किया जाता है। तो जब हम देखने से भी पता चल रहा है कि जो हमारी एसिड साइड है इसका टोटल ज़्यादा होगा और जो हमारी लाइबिलिटी साइड है इसका टोटल कम होगा। ठीक है, जब आपने अपनी सारी एसिड साइड का टोटल कर लेना है, 25,000 के अंदर 40,000 को ऐड कर लेना है, उसके अंदर 70,000 को ऐड कर लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आपने ऐड कर लेना तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है, जो क्या आएगा, 7,30,000। ठीक है, इसी टोटल को, ये टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा, तो ये इस टोटल दोनों साइड पे मेंशन करेंगे। और जिस साइड का हमेशा टोटल ज़्यादा होता है और जिस साइड का हमेशा टोटल कम होता है, क्या कहते हैं, ज़्यादा वाले टोटल से कम वाली टोटल की वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। यानी कि आपने 7,30,000 के अंदर से 95,000 को माइनस कर लेना है और फिर 30,000 को माइनस कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,000। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,05,000। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आया ना इसे हम कहते हैं कैपिटल। अब ये हमने चूंकि बनाई है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो यानी ये जो हमारे पास आंसर आए ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आए। ठीक है, यहाँ पे आप ओपनिंग कैपिटल भी लिख लें या कैपिटल का वर्ड भी लिख लें। ओपनिंग कैपिटल ये हमारे पास निकल आया। इसको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं लिखते बल्कि इसके साथ ब्रैकेट के अंदर बैलेंस फिगर भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फिगर निकल आया है 6,05,000। ठीक है, ये हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। अब हमने इसी तरीके से अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेना है।
ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी आसान थी, अब थोड़ी क्लोजिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप देखें ये हमारे पास डाटा गिवन है, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट्स गिवन है, इस वजह से हमने इसका फैक्ट भी ऊपर देना है। ठीक है। अब मैंने करंट एसिड्स होते हैं, ये हमारे हर साल चेंज होते रहते हैं, ये अगले साल के लिए नहीं होते, सिर्फ एक साल के लिए होते हैं। लेकिन जो हमारे फिक्स एसिड्स होते हैं, ये एक साल क्या तकरीबन बहुत ज़्यादा साल, बहुत ज़्यादा अरसे तक चलते रहते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि जब भी अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, अपना बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं, तो हम एक ही दफ़ा ज़मीन खरीदते हैं, ना कि हर साल हम ज़मीन खरीदते हैं। तो ये जो ज़मीन हमने ख़रीदी होती है, ये हमारी एक साल नहीं चलती, बल्कि हम जितने अरसा अपना बिज़नेस करते रहते हैं, ये ज़मीन हमारी चलती रहती है। तो ये जो इसके ऊपर अपने कारोबार चलाने के लिए कोई जो हम अपना ऑफ़िस बनाते हैं या अपनी एक बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये हमारी एक साल के लिए नहीं होती, बल्कि जब तक हमें अपना बिज़नेस करना होता है, ये बिल्डिंग हमारी कायम रहती है। तो ये इस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगती रहती है हर साल। ठीक है। यानी कि हमने हर साल ना ज़मीन खरीदनी होती है और ना ही उसके ऊपर बार बार बिल्डिंग बनानी होती है। फिर हम क्या करते हैं कि हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, यानी कि इसकी जितनी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, वो एक ख़ास परसेंटेज के हिसाब से, लाइक 5% के हिसाब से, 15% के हिसाब से हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में कमी लाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारे जो एसिड्स होते हैं, ये हमारे काफ़ी सालों तक चलते हैं, इसी वजह से हम इसे फिक्स एसिड्स कहते हैं। ठीक है। अब देखें, जब हमने अपने कारोबार को स्टार्ट किया था, तो हमारे पास कैश इतना था, कैश इन हैंड हमारे पास इतना था, कैश एट बैंक हमारे पास इतना था। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास इतने थे, स्टॉक हमारे पास इतना था। अब ये देखें, ये हमारे करंट एसिड्स है, ये अगले साल के लिए मे बी ना हो। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे फिक्स एसिड्स है, इन्होंने अगले साल भी हमारे पास मौजूद होना है। इसी वजह से इस डाटा में से जो फिक्स एसिड्स हैं, उसको क्लोजिंग डाटा के अंदर मेंशन नहीं किया गया, हालांकि ये डाटा अभी भी हमारी बिजनेस का हिस्सा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी यहाँ से चूज़ करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। ऑफिस फर्नीचर हमारा करंट एसिड है, इसको भी ये भी अगले साल चलेगा। ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि ऑफिस के अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह मौजूद होते हैं, ये भी अगले साल चलेंगी। उसके अलावा अकाउंट पेबल्स और बिल्स पेबल, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये नहीं होंगी। ठीक है। यानी कि सिर्फ जो हमारे करंट एसिड्स फिक्स एसिड्स होते हैं और फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये अगले साल तक हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। बल्कि कई सालों तक हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा क्या है, फिक्स एसिड है, जो अगले साल भी चलना है। अब हम करने लगे हैं अपनी रिक्वायरमेंट का बी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमेशा पहले नेम मेंशन करते हैं, अपने नेम मेंशन करना है, उसके बाद वो उस अकाउंट का नेम मेंशन करते हैं जो अकाउंट हम बनाने लगे हैं, और थर्ड पे हम वो डेट मेंशन करते हैं जो हम डेट बनाने लगे हैं। ठीक है। तो हमारे पास हम किसके डाटा को देख के ये सारे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, रूही ट्रेडर्स के। ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर रूही ट्रेडर्स, उसके बाद हम क्या बनाने लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने लगे हैं, तो इसकी डेट मेंशन कर देंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है। ये हमने डेट मेंशन कर दिया। अब हमने क्या कर लेना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ठीक है। अब अकाउंट बना लेना हमने, इस तरह क्या करना है, आपने अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, लैंड स्टॉक लास्ट ईयर में, यानी कि जब हमने अपने कारोबार को स्टार्ट किया था, उस टाइम से हमारे पास स्टॉक कुछ पड़ा है। उस स्टॉक ये हमारे पास क्या है, 65,000 का। मैंने स्टार्ट से आपको बताया कि जब हमारे पास डाटा के अंदर कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके साथ कोई स्टार या कोई भी साइन लगा लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि इस डाटा के साथ, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, ताकि हम उसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट बाहर ना लिखें, बल्कि अंदर लिखें कॉलम के अंदर। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट्स गिवन है। डेप्रिसिएशन हमारे पास 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि एक एडजस्टमेंट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट हमारे ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड है, हमने इस पे टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारे पास ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड, ऑफिस इक्विपमेंट से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है। तो यही हमारे पास 3 एडजस्टमेंट गिवन थी। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, अब ये जो नीचे 2 हमारे पास है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स की और उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, इनका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ सिर्फ इतनी ही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सिर्फ ये 3 ही एडजस्टमेंट्स गिवन थी। ठीक है। यानी कि एक लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, एक फर्नीचर से रिलेटेड है और एक इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो इन तीनों पे हमने क्या कर लेना है, कोई ना कोई निशान लगा लेना है, ताकि हमें याद रहे कि इस डाटा के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, इस करंट ईयर में हमारे
प्रीवियस ईयर में यानी कि 2020 के अंदर जो हमारे पास ओपनिंग डाटा गिवन है, इसके अंदर हमारे पास स्टॉक है, ये हमारा फिक्स एसिड है, लैंड है, बिल्डिंग हमारा फिक्स एसिड है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा फिक्स एसिड, अब हमारे पास करंट ईयर इस टाइम है नहीं तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। आप हेडिंग देख के लिख लें, चाहे एसिड्स के अंदर भी मजीद हेडिंग दो बन जाती हैं, एक करंट ईयर की बन जाती है और एक फिक्स एक करंट एसिड की बन जाती है और एक फिक्स एसिड की बन जाती है, लेकिन नॉर्मली दी नहीं जाती है, बस डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास अपने देखने हमारे डाटा के अंदर करंट ईयर कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास करंट ईयर, हम क्योंकि जब अपनी बना रहे होते हैं एसिड्स तो हम सबसे पहले अपने करंट ईयर लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के जो एसिड्स पड़े हैं ये हमारे फिक्स एसिड्स हैं, यानी कि इन्हें हमने नीचे लिखना है, ऊपर हमने अपने करंट ईयर लिखना है। तो कैश इन हैंड हमारा करंट ईयर है, पहले इसको लिखेंगे, फिर हमारा कैश एंड बैंक है, ये हमारा कैश इन हैंड करंट एसिड है, पहले ये लिखेंगे, फिर कैश एंड बैंक हमारा करंट एसिड है, फिर इसको लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसिड है। स्टॉक जो ये वाला स्टॉक हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे भी स्टॉक है और यहाँ पे भी स्टॉक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास एज ऑन 31 दिसंबर 2020 में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैश इन हैंड। तो ये जो कैश इन हैंड है हमारे पास, ये हमारा क्या है, एसिड है। कैश इन हैंड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 40,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60,000। फिर हमारे पास गिवन है अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, अकाउंट, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1,10,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक गिवन है, हर साल का अपना स्टॉक होता है, वो लास्ट ईयर का स्टॉक है, उसी टाइम खत्म हो गया, वो हमारा करंट एसिड है। और इस साल का हमारे पास जो स्टॉक गिवन है वो है 85,000 का। ठीक है, ये स्टॉक भी हमारा क्या होता है, करंट एसिड होता है। स्टॉक की वैल्यू हमारे पास गिवन है 85,000। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट बाय लिख देंगे, जिस तरह हम ऊपर अपनी वैल्यूज़ को डायरेक्ट बाय लिखते आ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है जी, अकाउंट पेएबल्स 75,000। अकाउंट पेएबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे एसिड होते हैं और अकाउंट पेएबल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे अकाउंट पेएबल्स। ठीक है, अकाउंट पेएबल्स की वैल्यू लिख दी। हमारे पास कितने अकाउंट पेएबल, 75,000 से। उसके बाद हमारे पास एक रह गया बिल्स पेएबल, इसको लिख देंगे। बिल्स पेएबल भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, 45,000 से। अब जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड डाटा गिवन था वो हमने सारा लिख लिया है। ठीक है, अब इस डाटा को लिखने के बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या एसिड, फिक्स एसिड है, यानी कि इस साल भी चलेगा, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख। इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, इस वजह से इसकी वैल्यू को डायरेक्ट बाहर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसकी वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ एडजस्टमेंट गिवन होने की वजह से हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, अंदर लिखा है। उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है इसके ऊपर 5%। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन जब हम किसी चीज़ पर चार्ज करते हैं तो उस वैल्यू को उसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करनी है, लेस कर देनी है डेप्रिसिएशन 5%। ठीक है, 5% इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या है, 3 लाख। इसके ऊपर अगर हम 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो हमारा आंसर आता है, ठीक है, जब हम 3 लाख पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो हमारे पास आंसर आता है 15,000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 5% डेप्रिसिएशन का। अब इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम अपने वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं। तो 3 लाख लैंड है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हमारे पास 3 लाख, और डेप्रिसिएशन का हमारा क्या आंसर आया है 15,000। तो इस 15,000 को अपनी इस वैल्यू में से माइनस कर लेना है, तो माइनस कर लेंगे अपना 15,000। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसको हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो 3 लाख में से जब हम अपना 15,000 की वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,85,000। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था। उसके बाद अब क्या है, हमारे पास एक और हमारा फिक्स एसिड गिवन है, जिसको हम फिक्स एसिड गिवन है ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसिड है, तो हम इसे लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर।
ठीक है। ऑफिस फर्नीचर की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन है, इसी वजह से हमने निशान लगाया था ताकि हमें याद रहे और हम इसकी वैल्यू को बाहर लिखने के बजाय क्या करें, अंदर लिखें। तो ऑफिस फर्नीचर की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1,50,000। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है, जिसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जिस चीज़ के साथ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद हमारे पास आएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमने ऑफिस फर्नीचर पर लगानी है 15%। हमारी डेप्रिसिएशन हमने ऑफिस फर्नीचर पर लगानी है 15%। डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से चार्ज करते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जब हम क्या करेंगे 1,50,000 के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,500। ठीक है, इस आंसर को हम क्या करेंगे, इस ऑफिस फर्नीचर की जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है इसके अंदर से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमने माइनस कर लेने 22,500 की वैल्यू को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको हमने क्या कर देना, बाहर लिख देना है। तो जब हम क्या करेंगे 1,50,000 के अंदर से 1,50,000 के अंदर से माइनस कर देंगे 22,500 की वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,27,500। ठीक है, 1,27,500 ये हमारे क्या फाइनल आंसर है, इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक आखिरी रह गया ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट गिवन है, लिहाजा इसकी वैल्यू को भी हम बाहर लिखने के बजाय अंदर लिखेंगे। फिर हमारे पास ऑफिस फर्नीचर है 80,000, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो आपने 80,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ और डिवाइड कर देना है 100 पर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,000। ठीक है, इस 8,000 की वैल्यू को यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आपने अपने ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर देना है। तो जब हम 80,000 के अंदर से 8,000 की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हम इसे बाहर लिख देंगे। तो जब हम इसको वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72,000। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाहर। अब हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट्स को भी सॉल्व कर लिया और जो डाटा के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसे भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी दोनों साइड का टोटल ले लेना है, अपनी एसेट साइड का भी टोटल ले लेना है और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल ले लेना है। जिस साइड का हमेशा टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का टोटल हम दोनों साइड पे मेंशन करते हैं। तो आपने जब अपनी एसेट साइड का टोटल ले लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,79,500 और ये टोटल की वैल्यू हम अपने दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू में से जो वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है उस वैल्यू के अंदर से जो वैल्यू है जिस साइड की वैल्यू हमारे पास कम होती है उस साइड की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो आपने 7,79,500 में से 75,000 की वैल्यू को माइनस कर लेना है, उसके बाद 45,000 की वैल्यू को माइनस कर लेना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6,59,500। तो ये जो हमारे पास कैपिटल निकल के आई हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जब हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं या क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं तो उसके साथ हम कौन सा वर्ड मेंशन करते हैं, बैलेंस फिगर। अब हमारे पास क्या ओपनिंग कैपिटल भी हमने निकाल लिया और अपना क्लोजिंग कैपिटल भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सिर्फ क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो उसकी सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट की हेडिंग देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, उसको नाम मेंशन करते हैं। तो हमारा नाम है जी रूही ट्रेडर्स। फिर हम सेकंड लाइन में क्या करते हैं, उस अकाउंट के नेम मेंशन करते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका नेम मेंशन करेंगे। फिर हम थर्ड लाइन में वो डेट मेंशन करते हैं जिस पे हम वो अपनी स्टेटमेंट या अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है ये हर साल के अख्ताम पर बनाई जाती है और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं ये एज ऑन डेट पे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर डेट पे और ये एक साल के बाद बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने एज ऑन की बजाय लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021।
ठीक है, आपने ये तीनों लाइन फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले आपने नेम मेंशन करना है, फिर उस स्टेटमेंट का नेम मेंशन करना है और उसके बाद आपने डेट मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद आपने इस तरीके से अपना एक फॉर्मेट बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये फॉर्मेट होता है, इसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, अपना क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। ओपनिंग कैपिटल ऊपर नहीं लिखते, ओपनिंग कैपिटल नीचे लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, इसको आप क्लोजिंग कैपिटल के नाम से भी लिख सकते हैं या कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर भी लिख सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म है कि आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लें। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ड्राइंग गिवन हो तो उस ड्राइंग की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐड की हेडिंग देनी है। ठीक है, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं इनकी पुट कर रही, बस अपना फॉर्मेट अभी ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनकी वैल्यू, जो इनके वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको पुट कर दूँगी और मेरी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ड्राइंग गिवन है तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग गिवन है। ठीक है, अपनी ड्राइंग्स लिख लेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ ड्राइंग्स के अलावा सिर्फ ड्राइंग की वैल्यू को ऐड करते हैं, बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लेस कर देंगे। उसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं और कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर भी आप भी लिख सकते हैं। इन 3 हेडिंग्स के साथ आप अपनी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा एडिशनल कैपिटल लिखती हूँ। ठीक है, तो जब आप अपने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स को ऐड करके एडिशनल कैपिटल की वैल्यू को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास क्या हासिल हो जाता है, जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है आप उसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आपके पास हासिल हो जाता है। आपने उस एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से अपना जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसको माइनस कर लेना होता है। तो हम माइनस कर लेंगे इसके बाद किसको, अपने ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल, इस सारे चीज़ों को करने के बाद, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स की वैल्यू को ऐड करने के बाद अपना एडिशनल कैपिटल माइनस कर लेने के बाद हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। और उस एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से हम अपना ओपनिंग कैपिटल जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पूरे साल के दौरान प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की जो वैल्यू आई है, क्लोजिंग कैपिटल अभी भी हमने फाइंड किया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6,59,500। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमने क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड की है। देखिए, ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। उसके अंदर ड्राइंग्स हमारे पास थी कि जो रूही ट्रेडर्स हैं उन्होंने साल के दौरान 1,58,000 की क्या किया, ड्राइंग्स किया, मैंने वो वैल्यू लिख दी है। उसके बाद उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी 1,12,000 की, मैंने उस वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, जब मैंने अपने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इस वैल्यू को ऐड किया और इस वैल्यू को माइनस कर लिया तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया 7,55,100। ठीक है, 7,05,500 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस आंसर के अंदर मैंने क्या किया, अपना ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को जब मैंने माइनस कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 1,05,000। ठीक है, ये 1,05,000 मेरे पास आंसर आ गया। ये अब आंसर पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है और इसका आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया। तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाए तो इसे हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रॉफिट को हम इस हेडिंग के साथ मेंशन करते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह अपनी एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।